हाँ भाई यश, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। पहले तो तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं आईआईटी में सिलेक्ट होने की। थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इधर इनवाइट किया और इस मौके के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए थैंक यू सर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गाइडेंस चाह रहे थे आईएससी के बारे में, आईआईटी के बारे में, बीआरसी, आईएसआरओ के बारे में। तो अपने जितने भी रिजल्ट थे, जो भी अपने बच्चे हैं जो अपने यहाँ से पढ़े और अच्छे कॉलेजेस में गए, अच्छे इंस्टीट्यूट में गए, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग हर संडे सैटरडे उन बच्चों से कुछ बात करेंगे, सो दैट जो स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको एक मौका मिलेगा सुनने का, एक पाथ मिलेगा कि किस तरह से वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैं कुछ कुछ बातें जानना चाहता हूँ तुमसे, और सो दैट बाकी बच्चे, बाकी लोग भी सुन सकें। तो सबसे पहले तो मैं, जो लोग देख रहे हैं अपन को, जो लोग सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं, और उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस रही है जीवन में जिनसे निकल करके ये आईआईएससी जैसे कॉलेज में पहुंचे। तो मैं पहले तो चाहूंगा कि यस के साथ एक घटना हुई थी 11th 12th क्लास में। यस अपनी शुरुआत वहां से करेंगे कि कैसे क्या हुआ था, और कैसे उन सारी चीजों से वो बाहर आए, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, नया सर्किल ज्वाइन की, फिर गेट में 34 रैंक लाए और फिर आईएससी ज्वाइन किया। तो मैं बस 5-10 मिनट यस से चाहूंगा वो जानना जो 11th 12th क्लास में उनके साथ हुआ था। ओके सर। सर एक्चुअली ये बात है 2012 की, जुलाई के अराउंड की, जब हम जेई की प्रिपरेशन के लिए हमारी स्टार्ट होती है प्रिपरेशन 11th क्लास के स्टार्टिंग से। तो इनिशियली हम लोग का जो ग्रुप था उस टाइम, स्कूल में फ्रेंड्स था, वो हम लोग काफी एक्साइटेड थे कि हम लोग जेई की प्रिपरेशन करेंगे। और उस टाइम से ही देखते हैं कि आईआईटीज क्या होते हैं, क्योंकि उस वक्त नेट तो इतना स्पीड नहीं होता था, बट ठीक ठाक रहता था, तो देख लेते थे कि क्या आईआईटीज में क्या होता है। और जो एक माहौल होता था, जो लोग आईआईटीएंस थे भी तो उनसे बात करते थे, तो उससे प्रिपरेशन का काफी मोटिवेशन था कि हमको प्रिपरेशन करके आईआईटीज में जाके बीटेक करना है अपना। तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट हुए थी। एंड आई मीन 11th तो इनिशियली अच्छा रहा था मेरा, ठीक ठाक चल कर रहा था मैं उस वक्त। बट एक्चुअली सर कुछ बीच में हेल्थ इश्यूज हुए मेरे साथ, जो कि एक मेंटल हेल्थ इशू है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उससे एसोसिएटेड एंजाइटी डिसऑर्डर। इस टाइप के मेरे को थोड़े से इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे। एंड इससे मेरा सिर्फ पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मेरा डेली लाइफ की चीजें भी इफेक्ट हो रही थी। तो उससे मेरे लिए आई मीन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू उस वक्त सिंपल सिंपल चीजों को भी लॉजिकली समझ पाना। तो साथ साथ मेरे को उस वक्त पढ़ाई भी करनी होती थी, समहाउ एग्जाम भी मैनेज करने हैं। तो समहाउ मेरा 12th में परफॉर्मेंस थोड़ा सा 11 से कम हो गया था, और फिर भी ठीक ठाक मैनेज हो गया था मेरा क्लास 12। और 11th 12th के बाद मैंने एग्जाम्स देना स्टार्ट हुए थे, एडवांस दिया, आई मीन जेई मेन दिया था मैंने, उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था एडवांस के लिए भी। एंड एडवांस मेरा एक मार्क्स से रह गया था जनरल कट ऑफ। एंड मैंने उसमें बिट्स प्लानिंग का एग्जाम दिया था, बिट सेट। और एनडीए का भी मैंने रिटर्न क्लियर किया था उसके उस टाइम पे। वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम होता था, तो वो भी मेरा उस टाइम क्लियर हुआ था। और उस वक्त मेरे हेल्थ इश्यूज ऐसे थे कि मैं आई मीन घर के बाहर रह नहीं पाता था, क्योंकि कुछ एंजाइटी इश्यूज इतने ज्यादा थे कि मेरे को सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लग गई थी। तो इट वाज डिफिकल्ट, और पेरेंट्स के लिए कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट था कि इसको बाहर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो हमने उस वक्त डिसाइड किया कि अपन पहले हेल्थ को देख लेते हैं। और एक आईआईटी में हमको इसका ऑप्शन भी रहता है कि हम दोबारा पेपर लिख सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो हमने सोचा था कि साथ प्रिपरेशन करके एक बार और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करेंगे। तो आई मीन फिर हेल्थ का मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। एंड हालांकि सिचुएशन इतनी इजीली डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, जिस लेवल पर अब डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आपका सिम्टम्स काफी सीवियर हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। और मैंने डॉक्टर जबलपुर में भी दिखाए थे, मैंने साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर हैं अच्छे, मतलब उनसे मेरा ट्रीटमेंट काफी समय तक चला। फिर उन्हीं के साथ साथ मेरा फिर निमांस बैंगलोर में, फिर बैंगलोर आया था 2015 में। एंड मेरे बैंगलोर में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2015 में। उसके बाद सर फिर मेडिसिन स्टार्ट हुई, एंड प्लस मेरे को काउंसलिंग की जरूरत होती थी उसमें। मेरा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मेरे को यूज किया गया था मेरे इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए, और वो मैंने भोपाल में लिया था। तो मेरे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट का। एंड 2-3 साल हो गए थे मेरी ये ट्रीटमेंट चलते रहते, क्योंकि सभी डॉक्टर ने कहा था कि केसेस काफी सिम्टम्स आपके काफी सीवियर हैं, तो टाइम लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फिर 2017, 3 साल मेरा ऑलरेडी गैप हो चुका था, तब सोचा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हुई थी, तब सोचा था कि आप साथ में मैनेज कर सकते हैं अपन कॉलेज। तो फिर मैंने जबलपुर में कॉलेज लिया था। एंड ये बात है 2017 की।
2017 मैंने कॉलेज वहाँ पे अपना बीटेक स्टार्ट किया था। एंड प्रॉब्लम इनिशियली मेरे को वही था कि सोशल क्लास में बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे। पर मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने वहाँ पे जो काफी सपोर्टिव थे। तो वो दोस्तों ने मेरी मदद की काफी समय पे। कई बार मैं कुछ समझ नहीं पाता था तो मेरी काफी हेल्प करते थे। फिर मैंने सोचा कि जो आईआईटी का सपना देखा था वो तो अभी हो नहीं पाया, मन में था वो सब कि मेरे को एक बार आईआईटी जाके पढ़ना है। तो फिर 2019 की बात है, मेरे को मेरा फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए थे, एंड सेम। एंड मैंने सोचा कि मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करूंगा स्टार्ट। तो मुझे अच्छे से याद है, इट वाज 10 जून, जबलपुर सेंटर में इंजीनियर सर्कल में बैच स्टार्ट हुआ था। और मैंने यहाँ जबलपुर में क्लासेस आना स्टार्ट हुआ था, और वो पहला मौका था जब मैंने देखा था कि मैं इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए मैं एक साथ बैठ पा रहा हूँ। उसके पहले में स्टडी मेरा मतलब हाफ एन आवर भी नहीं होता था। यहाँ आके एकदम से 3 आवर का क्लास था, बट चूंकि वो माहौल ऐसा था और मैं कुछ तो मैनेज कर पा रहा था अपनी एंजाइटी को, तो वहां से मेरा इसकी प्रिपरेशन का सिलसिला पूरा स्टार्ट हुआ। ये कोविड के पहले का दौर है जब अपनी क्लास ऑफलाइन जी सर। क्लासरूम चला करते थे, ऑफलाइन में जी होती सर। थी। तो अभी कैसा लग रहा है आईएससी पहुंच करके? अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है इट इज टोटली डिफरेंट। हम जो बाहर से हमें देखते हैं कि आईएससी अगर जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में रिसर्च में ये नंबर 1 पे है, तो हम एक होप लेके चलते हैं कि कैसा होगा। तो यहाँ पे आके जब रिसर्च लैब और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर देखा, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब वहां पे दिखता है लिख के कि वाकई में क्यों ऐसा नंबर 1 है यहाँ पे ये। आपका स्पेशलाइजेशन किसमें है? क्या किस स्ट्रीम में है अभी इस समय पे आईएससी में? सर यहाँ पे एमटेक इन मैकेनिकल ही है, क्योंकि जैसे अनलाइक आईआईटीज यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर डिग्री में ही आपको डिग्री दिया जाएगा एमटेक में, एंड आईआईटीज में आपको स्पेशलाइजेशन में डिग्री दिया जाता है। तो यहाँ का सर प्रोफेसर ने ही बताया था कि यहाँ पे को फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा ओपन रहता है, आप कोई भी अपने कोर्सेज ले सकते हैं। एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट डिसाइड होता है। तो वो प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सीजीपीए के बेस पे आपको आपके प्रोफेसर असाइन होंगे आपका प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आप प्रायोरिटीज भरेंगे, और उसके बाद आपका वो प्रोजेक्ट पे काम रहता है आपका पूरा। सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। अच्छा, यस, एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न है जो बहुत सारे स्टूडेंट को भी होता है। फिर एक स्टूडेंट थे, उनकी एआईआर 3 थी, 3 या 5 में कुछ थी, 3 या 5 एआईआर थी और उन्होंने आईआईटी मुंबई लिया था। और आपकी एआईआर 34 है, आपने आईएससी लिया है, तो कुछ टॉप रैंक के बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटीज़ को चूज़ करते हैं, आईआईटी मुंबई को चूज़ करते हैं, आईआईटी दिल्ली को चूज़ करते हैं और कुछ टॉप रैंक के बच्चे हैं जो आईएससी को चूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या है आईआईटी और आईएससी में? माइंडसेट क्या होता है कि हम आईएससी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और आईआईटी मुंबई ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सर इसमें मेरा व्यू ये है, जब मैंने अपने साथ के दोस्तों से भी बात किया, मेरे कई दोस्त आईआईटी भी ज्वाइन किए हैं, तो उनसे मेरे को ये पता चला कि सर आईआईटीज में सर हमारा जैसे आईआईटी में हम टॉप की बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे है, मद्रास है। तो इसमें प्लेसमेंट का सिनारियो सर अच्छा होता है। आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ तो मैं, मेरे कई दोस्त हैं, तो आपको बी एमटेक के बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट काफी अच्छा मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईएससी। बट सर आईएससी में सीन ये है कि ये चूंकि एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वी आर एक्सपेक्टेड टू डू रिसर्च इन डेप्थ स्टडी। तो यहाँ पे प्रोफेसर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डेप्थ में पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड रिसर्च का सर बेसिकली यही मीनिंग है, आप कुछ नया चीज का कुछ आप ढूंढना है आपको उसमें। तो आपको डेप्थ रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें अभी वर्क हो रहा है इसमें। और जब आप उसको डेप्थ पढ़ते हैं तो मे भी आपको कई बार कुछ चीज नई चीज दिखती है कि ये चीज के बारे में वर्क नहीं हुआ, कहीं रिसर्च पेपर में भी लिखा रहता है कि अभी इस पे फर्दर वर्क किया जा सकता है। तो जब आप रिसर्च में आप ऐसे करते हैं तो उसके बाद आपका पीएचडी आएगा, आपका मतलब जो कि रिसर्च की डिग्री है अपने आप में। तो पीएचडी के बाद आप किसी भी कंपनी में अगर प्लेसमेंट भी चाहिए तो आपको सीधे आर एंड डी सेल में ही मिलता है, जो कि बोलते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप का ही वो चीज रहता है अपना डिपार्टमेंट। यस, हाँ, अपने साथ नीतीश सर जुड़ गए हैं। नीतीश सर सिविल जी की फैकल्टी हैं और नमस्कार। बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, जितने शब्दों में इनके बारे में कहूँ कम है। नीतीश सर कुछ प्रश्न आपसे जानना चाह रहे थे। कुछ चीज़ें हैं जो नीतीश सर पूछेंगे और आपके थ्रू बच्चों को जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको प्रिपरेशन कैसे करनी वगैरह वगैरह पता चल जाएंगी। तो मैं नीतीश सर को दे रहा हूँ। सो वेलकम यश। थैंक यू सर। जो लोग अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यश अभी आईआईएस से बेंगलोर से मास्टर इन साइंस कर रहे हैं, राइट? मास्टर इन टेक्नोलॉजी सर, ये मास्टर इन टेक्नोलॉजी, ओके। एमटेक, एमटेक। एमटेक का ही यस। डिग्री है वहाँ पे ना? यस सर। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस का डिग्री होता है आईआईएस से बेंगलोर से। सर वो अब एमटेक रिसर्च में उसका नाम हो गया है, तो वो ओके।
वो आपका 2.5 years तक आपका ड्यूरेशन में रहता है। उसमें आपका थीसिस रहता है। ये हमारा कोर्स वर्क वाला प्रोग्राम है। तो आप अभी सिर्फ एमटेक के लिए एमटेक प्लस पीएचडी वाले प्रोग्राम में नहीं है, राइट? यस सर, मैं अभी सिर्फ एमटेक में हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका AIR 37 था। यस सर। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था गेट में जिसमें आप 37 AIR 37 आया आपका? सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या रैंक रहा लगभग? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में मैंने दिया था फाइनल ईयर के साथ, उसमें मेरा 863 रैंक था इंजीनियरिंग साइंसेज पेपर में। 863 था, देन इम्प्रूव हो गए 37 हुआ। जी सर। अच्छा, इसमें मार्क्स में अगर डिफरेंस देखें 836 और 37, तो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस लगभग कितना मार्क्स में? सर जब लास्ट ईयर मेरे 863 रैंक था तब मेरे मार्क्स थे 54.33। ओके, और इस साल जब मेरा 37 रैंक आया है, इसमें मेरे मार्क्स है 79.33। लगभग बट सर, 30, जी सर, बट लगभग एक सर 30 के चेंज ऊपर है था। कि लास्ट ईयर के हिसाब से इसी मार्क्स पे इट वुड हैव बीन AIR 15 अराउंड 15। ओके, बट चूंकि इस बार स्टूडेंट्स एंड आई मीन कट ऑफ का थोड़ा सा हाईयर गया था, एंड जो टॉप गेट स्कोरर थे उनका मार्क्स ज्यादा थे, तो उससे गेट स्कोर कम होने के कारण इवन आपके 79.33 मार्क्स में भी 37 रैंक आया है। ओके। तो बेसिकली एक साल में जो आपका इंप्रूवमेंट है वो 25 मार्क्स के आसपास का रहा। जी सर, जी सर। तो सबसे पहला तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो, क्योंकि 25 मार्क्स का जो जंप है ये बहुत आसान नहीं है गेट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने भी ये देखा है कि अगर आपके एक साल 56 के आसपास मार्क्स हैं तो आप दूसरे साल 60 नंबर 65 नंबर के आसपास जाते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी रही है आपकी कि अगले साल आपका जो रैंक इंप्रूवमेंट हुआ उस रैंक इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखी? सर मैंने इसमें बेसिकली ये ध्यान रखा था कि जैसे हम अपना पढ़ाई अभी करते हैं, अपना कुछ भी डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल तो हम लोग जैसे हमारा जैसे कोई डेरिवेशन हो रहा है, आखिरी में आके हम एक रिजल्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पे सर जैसे लिख दे कि आपका डिफ्यूजर हो गया तो आपको टरबाइन या कंप्रेसर, आपको उसमें आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे दिया जाता है कि एंथैल्पी चेंज के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन आ रहा है। बट सर इसमें चूंकि डायरेक्ट हम प्रैक्टिस में जब रहते हैं तो एक टेंडेंसी होती है कि हम डायरेक्ट रिजल्ट याद करके आगे चले जाएं। तो इस साल मैंने इसका ध्यान रखा था, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मैं देखा था कि मैं हर बार उसका रिवीजन पूरा कर रहा था, इवन डेरिवेशंस का भी रिवीजन कर रहा था मैं। उसमें मेरी एक हैबिट बन गई थी कि मैं कुछ भी अगर रिजल्ट है तो मेरे को उसका पता होना चाहिए कि वो किस अजम्पशन को लेके है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें अजम्पशंस ये रहते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी करंट एनर्जी चेंज जीरो होना चाहिए, आपका हीट ट्रांसफर जीरो होना चाहिए उस सिस्टम में। तो ये जब केसेस आप कंसिडर करें तब आप सीधा उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से यूज करना होता है। तो इस बार एक एक्सी जो अपना इंजीनियरिंग साइंसेज का कोड है उसमें क्वेश्चन भी ऐसा ही था। उसमें हीट ट्रांसफर अगर आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं निकालेंगे, तो आपका एंट्रोपी जनरेशन का आंसर दूसरा आ रहा था, क्योंकि उसमें आप हीट ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल है अपनी इस वजह से अपना एंट्रोपी चेंज होगा, क्योंकि वर्डन भी है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होता है वो चेंज हो गया था। जब आप अगर कोई इंसान फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स उसमें नहीं लगाएगा, डायरेक्ट सेकंड लॉ में उसमें चला गया, तो उसका आंसर डिफरेंट आ रहा था। तो एक आईआईटीज में मैंने वही सर देखा कि इनके प्रीवियस ईयर में भी कि ये लोग आपसे बेसिक कंसेप्ट ही चेक करते हैं, जो आपको पता भी है कि नहीं, आपका अजम्पशन क्या है। कोई भी अगर रिजल्ट आप यूज करो तो आपको पता होना चाहिए वो किस कंडीशन में यूज होता है। तो यहाँ यश ये बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं या डायरेक्ट आंसर हैं उनसे काम नहीं चलने वाला है। ये सर, क्योंकि अगर आपको अजम्पशन ऐसे अपन डायरेक्ट याद कर रहे हैं तो अपन अजम्पशन भूलने की टेंडेंसी से ज्यादा रहती है। यही मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट जी सर। डायरेक्ट कि फॉर्मूले से क्या है कि 50-60 नंबर तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर 60 नंबर के ऊपर पहुंचना है तो फिर डेरिवेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते बेसिकली हमारा भी जो अनुभव रहा है 7-8 साल का, और यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी, तो बेसिक चीज जो है वो ये है कि सामने वाले खास करके आईआईटी जो, क्योंकि गेट का पेपर आईआईटी कंडक्ट करवाती है, जी। तो आईआईटी कभी भी आपसे ये चीज चेक नहीं करेगी कि आपको कितनी चीजें याद हैं। यस सर। आईआईटी का जो एम है, आईआईटी का एम ये है कि आपको कितनी चीजें आती हैं, जी सर। कितनी चीजें आपने सीखी हैं, आपने आपके टेक्निकल से खास करके। और उन चीजों के लिए आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, राइट? यस सर। यस सर, कि करेक्ट। अगर हम चीजों को सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तो पढ़ना इज नॉट इनफ, अगर आप चीजों को नहीं सीखते हैं। यस सर। इवन इसके सर लिए मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था यहाँ पे, तो इवन जब प्रोफेसर जो ओरिएंटेशन हुआ था तो प्रोफेसर ने यही कहा था हमें इनिशियली कि अगर आप
इंटरव्यू के दौरान कोई फॉर्मूला भी भूल जाए तो आप Yes, चिंता ना करिए, हमें बता दीजिए कि हम फॉर्मूला भूल गए हैं, yes, हम yes, आपको फॉर्मूला बता देंगे, फिर आपसे बोलेंगे आगे सॉल्व करिए। तो नहीं बोला था कि हम आपकी थिंकिंग स्किल्स चेक करना चाहते हैं, मेमोराइजिंग स्किल्स को नहीं। yes, yes। यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो अनुभव रहा है 7-8 साल का वो यही रहा है जी कि सर। अच्छा, एक चीज इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भी यही, आप यस क्या सर। पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है। देखिए, दो अलग अलग चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को भी, ये सेमिनार में भी हमेशा ये बात बोलते हैं कि इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग, इज नॉट अबाउट स्टडिंग। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग, कि आपको आता क्या है, आप सीखते क्या है। पढ़ाई से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, क्या आप उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं क्या। यस सर। तो वो चीजें दूसरी चीज ये है कि आपने जो पढ़ाई की आप बता रहे हैं कि जैसे जिस तरह से इन डेप्थ पढ़ाई की, तो उसमें एक चीज का इस तरह से ध्यान रखा होगा कि जैसे आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा, सॉलिड मैकेनिक्स की बात करते हैं, सिंपल स्ट्रेस इससे नहीं पढ़ा, तो अगर उसमें कोई भी एक डाउट आया तो बिना उस डाउट को क्लियर किए हुए आगे वाले पार्ट पे नहीं जाना है। यस सर। सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना इज नॉट इनफ, कि सिलेबस को कंप्लीट हो जाए ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, राइट। करेक्ट करेक्ट सर। यस। तो इस तरह से जो आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर किया, उस टॉपिक्स के प्रिपरेशन में किस किस चीजों का ध्यान रखा। सर इसमें मैं जब अपना सॉलिड मैकेनिक्स की बात करूँ तो मैं इसमें समरी शीट्स बनाता था मैं। एंड समरी शीट्स में मैं समझता था कि आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर पता होना चाहिए कि चैप्टर में हो क्या रहा है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कि जब हम लोड की बात कर रहे हैं, लोड के हम अगर आपका जो इंटरनल फोर्सेस आ रही हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा होगा। तो हम ये चीज हम चारों में बांट सकते हैं इनफैक्ट, कि हमारे जब एक्सियल लोडिंग हो रहा है, टॉर्शनल लोडिंग हो रहा है, बेंडिंग या शियर स्ट्रेसेस हो रहे हैं, शियर एंड बेंडिंग वाले भी अभी केस में। अभी यश ने जो दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई वो ये है कि एक तो जो टॉपिक हमने पढ़ा वो इन डेप्थ पढ़ा, यस सर। ठीक है, टोटल उसमें कोई भी डाउट नहीं है तब तक। तो अगर कोई डाउट नहीं बचा तो ही हम आगे जाएंगे, अगर कोई डाउट है तो बिना सॉल्व करे हुए आगे नहीं जाएंगे। यस दूसरा सर। जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो बताया ना, समरी शीट बनाने का। समरी यस शीट सर। को अपन शॉर्ट नोट्स बोल देते हैं कई बार हम, जैसे यस मैं सर। क्लास में स्पेशली हर क्लास में बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो बिना समरी शीट के, बिना शॉर्ट नोट्स के आप नहीं ले पाओगे। क्योंकि एट यस द सर। एंड जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे पूरे नोट्स आपके या पूरी बुक्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा। यस सर। और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ आपकी जो मल्टीपल सब्जेक्ट की रीडिंग है वो भी थोड़ी सी आसान हो जाती है। यस सर। तो दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट टास्क बोल सकते हैं जो ज्यादातर बच्चे इस ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेस करते हैं, और उसमें ऐसा बोलते हैं कि जो टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत हद तक हेल्प करती है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। यस सर। कि टाइम मैनेजमेंट का किस तरह से ध्यान रखा जाए, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। सर इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब मैं इनिशियल स्टार्ट किया था प्रैक्टिस, तो मैं इसको कहता हूँ कि मेरे लिए ये चीज वर्कआउट नहीं हुई थी। कि इनिशियली जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो मैं इनिशियली क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ टाइम, देख रहा हूँ मेरे को कितना टाइम लग रहा है। तो वो मेरे को समझ में आता था कि उसमें मेरा बहुत टाइम लग रहा था, उसको मैं देख के मैं डिमोटिवेट होता था। तो मैंने इनिशियल सोचा कि मैं अपने कंसेप्ट पे वर्क करूँ, अच्छे डेप्थ जो आपको मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो मुझे अगर कंसेप्ट पता है, तो उसके बाद जब मैं जब मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था, एक आध रिवीजन खत्म हो जाता था, तब मैं उसकी जो प्रैक्टिस करता था, एक वो टाइम वेस्ट करता था मैं। तब मैंने देखा था कि मेरे टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन था वो काफी चेंज आया था। तो वो चीज से मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ था सर। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ाई इन डेप्थ की, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, मैं पढ़ाई का पैटर्न जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो पढ़ने का प्रोसेस रहा वो किस तरीके का रहा। क्या आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने तक उसी को पढ़ते, उसके बाद नेक्स्ट को दूसरा सब्जेक्ट उठाते, कितने आवर्स की आपकी जर्नी थी लगभग डेली की। सर इनिशियली तो जैसे इंजीनियर सर्कल हम पढ़ते थे, तो हमारा एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमारा चलता था। तो जब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट खत्म होता था, फिर सेकंड में हमारा ये रहता था कि सर कुछ समय हम इसके प्रीवियस सब्जेक्ट को दे रहे होते थे। हाँ ये है कि इनिशियली, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए टाइम लंबा समय रखा हुआ है, तो इनिशियली हम उसको कम कम समय देते रहते थे, तो आई मीन वो डिवाइड हो जाता था उस वक्त, क्योंकि हमको करंट क्लास के लिए भी हमको पढ़ना होता था। तो कोशिश ये रहती थी कि कभी भी हम ज्यादा लैग लैग ना करें इसमें। बट प्रैक्टिकली मेरे को लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं कि बैकलॉग ना आए। तो हमें उससे अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी प्रॉपर रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बैकलॉग भी होता तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, मैनेज हो सकता है। बट हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम जब डालते हैं, हम जब रिजल्ट्स आते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है सर उससे। अगर हम एक साल का ड्यूरेशन मान के चलें गेट के लिए, जी सर। तो एक साल के ड्यूरेशन में आप आपके जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे कि लगभग कितना देर डेली पढ़ा जाए स्कूल, सॉरी कॉलेज कोचिंग्स के अलावा।
सर जी, कॉलेज के अलावा जब हमको जितना भी जैसे टाइम मिल रहा है, मेरे ख्याल से 5 to 6 आवर्स हमें एक ऑन एन एवरेज हम किसी स्टूडेंट को मिल सकता है अलॉन्ग विद कॉलेज। तो कॉलेज के भी थोड़ा बहुत वर्क रहते हैं, असाइनमेंट रहते हैं, तो कई बीच में मिड सेम आता है, तो अपन एवरेज मान सकते हैं 5 to 6 आवर्स रहेगा। तो 5 to 6 आवर्स अगर हमारा सर क्वालिटी स्टडी है तो दैट इज सफिशियंट। हमें क्वालिटी भी ध्यान देना पड़ेगा, जब हम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब हमारे दिमाग में कुछ और ना चल रहा हो। 5 to 6 आवर्स मीन्स लगभग एक साल में लगभग 1700-1800 घंटे के आसपास का टाइम हो गया है। जी सर, ये ऐसे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ सर, आपका जो क्लास है वो अलग अंडरग्राउंड है। कोचिंग है। जी, ये 1700-1800 घंटे खुद को देने हैं ना आप लोगों को। जी सर, ये सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, अब ये जो जर्नी है पूरी 1700-1800 घंटे की जो जर्नी है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस जर्नी की शुरुआत से लेकर लास्ट तक, क्योंकि कई सारे फेजेस आपने देखे होंगे। जी आपने सर। जब पहले दिन पढ़ाई की होगी तो पहले दिन आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहा होगा, यस और सर। जिस दिन लास्ट डे आप गए होंगे तो लास्ट डे आपके पास कम से कम 15 सब्जेक्ट रहे होंगे पढ़ने के लिए। यस तो सर। वो जो मैनेजमेंट रहा है एक सब्जेक्ट से लेके 15 सब्जेक्ट तक का, वो मैं जर्नी जानना चाह रहा हूँ। वो आप किस तरीके से बताना चाहोगे आपके जूनियर्स को? जस्ट एक चीज और मैं कहूँगा, जो सर पूछ रहे हैं नीतीश सर, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तो होता है कि जो जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 6 साल से देख रहा हूँ कि 90% बच्चे एक चीज को फेस करते हैं कि जैसे पहला सब्जेक्ट अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर एमडी पढ़ा या सॉम पढ़ा, फिर एमडी पढ़ा, फिर टॉम पढ़ा, फिर एचएमटी पढ़ा, फिर पावर प्लांट पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जो भी। तो मान लो पहला सॉन्ग पढ़ा तब तक उसको समझ में आ रहा था, एमडी पढ़ा तब तक समझ में आ रहा था, एफएम सही चल रहा था, थर्मो सही चल रहा था। लेकिन जब पावर प्लांट आता है, आरएसी आता है, जब छठवां सातवां सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो पहले वाला सब्जेक्ट गायब हो जाता है बच्चे के दिमाग से। जी ये सर। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम रिवीजन कैसे करें, हम 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट को एक साथ तैयार कैसे करें, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा सब्जेक्ट तक ठीक है, लेकिन जब चौथा सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसको ऐसा लगता है बच्चे को कि मैं पहला वाला भूल गया। सर इसमें मेरे साथ जो स्ट्रेटेजी वर्कआउट होती थी वो ये थी कि मैं लिख लिख के रिवीजन करता था सर। मेरे को लगता था इनिशियली कि मैं लिख रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम जा रहा है, बट ऐसा वो एट द एंड सर वो वर्थ इट है, क्योंकि हम जितना भी लिख के कर रहे होते हैं वर्क, तो मैंने देखा कि हमारा एक्टिव रिकॉलिंग हो रहा होता है, हाँ, तो तुमने वो शायद ज्यादा देर अपने तक रिटेन जिस करता है। जिस रूम में तुम पढ़ाई करते थे उस रूम में तुमने एक व्हाइट बोर्ड भी लगा रखा था शायद, यस सर, यस सर। ऐसा यस कुछ सर। तुमने मुझे बताया था एक बार। जी सर, जी सर। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे से जनरली मैं कोशिश करता था, जैसे आप लोग क्लास में जो पढ़ाते थे, तो कहीं ना कहीं मेरा वही रिकॉल रहता था कि जो जो क्लास में कराया उसको आके मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिखता था मैं सर उसको, कि क्लास में जो जो कराया है। कई बार उसमें ये भी होता था कि उसको नए तरीके से विजुअलाइज करने में भी मदद मिलती थी, जब आप उसको देख के कुछ सोच रहे हैं या कुछ आपको कुछ चीज क्लिक कर रही है कि इसको अपन ऐसा करके देखे, तो उससे मैंने देखा कि सर अपन एक क्वेश्चन को एक बार 2-3 मेथड से ही बना सकते हैं, तो आपको इंटर रिलेशन भी पता चलता है। मुझे याद भी है सर, आज एक क्वेश्चन था जो थोड़ा मैंने आपसे पूछा था क्लास के बाद, वो यही था कि सर जब वर्डन हम एक वो सिलेंडर के अंदर कर रहे हैं, स्प्रिंग लगा हुआ था, तो हम गैस के प्रेशर वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपसे पूछ रहा था तरीके से अपन कैसे निकाल सकते हैं कि अपन को एटमॉस्फेयर में अगर कितनी एनर्जी गई है, स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल, तो आपने मेरे को बताया था कि एटमॉस्फेयर में भी एक एनर्जी चली गई है। मेरे को आज तक वो सर वो क्वेश्चन याद है, आपसे मैंने इसका डिस्कशन किया था। इसका आंसर 10 किलो जूल, 3 किलो जूल और 13 किलो जूल आ रहा था। यस सर, ये सब वही क्वेश्चन है सर। ठीक है। तो ये मैं मैनेजमेंट ये समझना चाह रहा था कि डे फर्स्ट से पहले सब्जेक्ट से लेके डे लास्ट से पूरे सारे सब्जेक्ट जब आप समअप करते जाओगे, बीच बीच में किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं, obvious सी बात है। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि सब्जेक्ट को भूलने की टेंडेंसी रहती है बच्चे की, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर बच्चे को क्या करना चाहिए? सर जैसे अपनी जब किसी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपका जैसे सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट आपके जब एड अप होते जा रहे हैं, तो आपको अपना पहले करंट सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना है। प्लस आपका जो रिवीजन टाइमिंग है, तो रिवीजन टाइमिंग, क्योंकि अगर आपके जैसे मतलब आप सब्जेक्ट नंबर आप 6th में हैं, तो आपके इससे पहले जो 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसका रिवीजन आप ऑब्वियस बताइए, फर्स्ट सब्जेक्ट आप 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो अब आपको 5वें बार में उसका रिवीजन के लिए अब कम टाइम देना पड़ेगा। तो एक आपको एक डिवाइड करते चलना पड़ेगा कि जो सबसे रिसेंट सब्जेक्ट है उनको ज्यादा टाइम देते रहो, और पुराना वाला चूंकि आपका 4 बार रिवाइज हो चुका होगा उस वक्त तक, तो उस वक्त आपको खुद ही फील हो जाएगा कि अब उसको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। पर हाँ, टच में रहना जरूरी है, अगर आप टच से आप गए तो आपको वापस वो पूरा शुरुआत से साइकिल स्टार्ट करनी पड़ती है। यस यस, ये तो अगर हम पिछले सब्जेक्ट्स को टच करते चले, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एक दिन में। यस सर, बिल्कुल सर, आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करके चल सकते हैं, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स इसीलिए सर अपन को एडवांटेज रहेंगे, क्योंकि आपको हाँ, पूरा अब नोट्स आपको नहीं पढ़ना होगा उस वक्त। यस यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यश बता रहे हैं वो है भी, जब हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से डील करते हैं, तो भी ये बात बोलते हैं हमेशा कि आप एक सब्जेक्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, फिर तीसरा उठाओ, ऐसे काम नहीं चलता है। ऐसे नहीं। होगा क्या कि बच्चे के दिमाग में से पहले वाला सब्जेक्ट निकल चुका होगा जब तक आप तीसरे पे पहुंचोगे।
यस सर। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जब आप हाथ में लेके चलोगे तो उसके दो फायदे होंगे। अच्छा, रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया आपके लिए? सर क्लास का जो अपना काम होता है, मैं मानता हूँ कि वो 30 या 40% ही आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होता है। ओके। आपका इसका आपका जो रिवीजन होता है प्लस आपके जो टेस्ट सीरीज होती है, आपको आपने सब कुछ पढ़ भी लिया, आपको रिवाइज सब कुछ याद भी है, बट आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक आपको उसका भी एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि आप उस आपको कई बार ऐसा होगा कि आप टेस्ट सीरीज में आपको जब थोड़ा स्ट्रेस है कि मैं ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं बना पाया, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा पैनिक में आता है। तो उस टाइम में उस पैनिक की सिचुएशन में आप जो बनते हुए क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन एकदम से नहीं बन रहा टेस्ट सीरीज में, तो आपको लेट गो करते ही बनना चाहिए उसको तुरंत। अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपने टाइम दे दिया 5-10 मिनट, तो बेसिकली अगर वो 2 मार्क्स आप ले भी आए, तो आप आगे क्वेश्चन के 5-6 मार्क्स आप खो चुके हैं क्लियर में। अच्छा, जैसे अगला बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके अच्छा स्कोर है, 80 अराउंड स्कोर है आपका। तो जी सर। मोटे मोटे तौर पे अगर देखें कि एक सब्जेक्ट को आपको ऑन एन एवरेज कितने बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक? सर मैंने जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे उसको तो मैंने ज्यादा बार रिवाइज किया ही था। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स है, ओके। तो ये मेरे से 3 to 4 टाइम्स तो रिवीजन हुआ था इनका मेरा। एंड बाकी सब्जेक्ट्स को मैंने 1 या 2 बार तो किया ही था कम से कम रिवीजन में। मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट पार्ट है एक। यस सर। अच्छा, दूसरा जो चीज है कि बच्चे के सामने बहुत बड़ी समस्या ये भी रहती है कि क्या हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, क्योंकि बच्चा एक या दो सब्जेक्ट किसी एक या दो सब्जेक्ट में लैग करता है। मतलब एक एवरेज बच्चे की हम बात करें जी तो सर। बच्चा लैग करता है एक दो सब्जेक्ट्स में। तो इन सब्जेक्ट्स में जिनमें लैग करें, तो उनके लिए अलग से कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत है, या ऐसा कहें कि हम हर सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग हो, या एक ही तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़े जाएं? सर इसमें ये कहूंगा कि जब आपका 70-80% आपका जब क्लास का सब्जेक्ट्स खत्म हो गए हैं आपकी क्लास में, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमेशा आपके कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कवर अप होए। बट आप देखते हैं कि अगर मान लो नवंबर दिसंबर तक जब आपका गेट पेपर को 1 या 2 मंथ्स ही बचे हैं, आपने देखा कि आपका 70% आपका तैयार है और 30% आपका कवर नहीं हो पाया है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि आपको 70% वो इतना स्ट्रांग रहे कि उसके कोई भी क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। बट 30% में जरूरी नहीं कि आप उतने डेप्थ उसमें जाओ, बट इतना आपको टॉपिक सब पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, अगर हम वो पढ़ा ही नहीं तो हम वो सीधे गिव अप कर चुके हैं वो क्वेश्चंस को भी। अच्छा, मैं बट एक ये चीज और जानना चाह रहा था यश, कि जैसे जी कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, मॉस ले लेते हैं, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स ले लेते हैं, उसमें जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे गेट में जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या सभी टॉपिक्स को बराबर का टाइम दिया जाए, या फिर हम इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं किस टॉपिक पे ज्यादा एम्फोसिस करने की जरूरत है? हाँ सर, टॉपिक वाइज अपन देख सकते हैं, क्योंकि सब टॉपिक्स में ज्यादा टाइम देने एक जैसे इक्वल टाइम देने की जरूरत तो नहीं है। अपन कोई भी अगर आपके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना बेंडिंग आप देख लेंगे तो वो चैप्टर अपने आप में बड़ा है, जिसमें आप अपना SFD BMD पढ़ते हैं, फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस रहता है, एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, और शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग भी है। तो इसका कंपेरेटिवली पोर्शन ज्यादा भी होता है, वेटेज ज्यादा रहता है। और आप एक्सियल लोडिंग एंड टॉर्शनल लोडिंग, तो आप इसको बेंडिंग एंड शियर से सब ज्यादा वेटेज दे सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं जैसे होगा। मान लो कोई आपसे, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के सामने ये आती है कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि एज ए जी सर। टीचर हमको सारी चीजें पढ़ानी होती हैं। अब बच्चे को उसमें से क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है वो ये है कि लगभग 60 to 65% सिलेबस ऐसा होता है जहां से मोर देन 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। तो वो जो 35% के आसपास का सिलेबस छांट के रखना है, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको कम पढ़ना है, जिसपे कम मेहनत करनी है, तो उसको फिल्टर किस तरह से किया जाए, ये आपके जूनियर्स को किस तरह से बताओगे कि इनमें किस सर किस चीज का ध्यान रखा जाए कि हमको कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हैं? सर इसमें मैं ये कहूंगा कि आप जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, हम उसको उसमें मिल जाता है कि हमको अधिकतर वेटेज किसका रहता है। बट हमको जो एक और पॉइंट है जो मैं इसमें कहूंगा वो ये है कि जो कंसेप्चुअली अच्छे टॉपिक्स हैं, तो हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमको अपने टीचर से ही पता चल सकता है। जैसे इस बार अगर मैं गेट मैकेनिकल का पेपर की बात करूँ, तो इस बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पोर्शन काफी ज्यादा था, और जनरली बच्चे देखते थे कि मैकेनिक्स का पोर्शन कम वेटेज होता था। तो उसको अगर जिसने इस साल नेग्लेक्ट किया था 2022 के पेपर में, तो उसको काफी मार्क्स का लॉस हुआ था। तो ये था और कि एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो गेट पे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन वो इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं। ये सर। जैसे थर्मल में बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से नहीं क्वेश्चन आते, लेकिन कई बार वो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं।
यस सर। जैसे आईएससी का आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था जो आप बता रहे थे, जी वो सर। शायद गेट में नहीं आता। तो हाँ कई सर, वो बार गेट के सिलेबस में नहीं ये है। भी एक बार आईएफसी का आपका जो, जैसे नीतीश सर जो पूछ रहे हैं, उसके बाद आप ये भी एक बार बच्चों को बताइएगा कि आईएफसी का जो इंटरव्यू है, उसकी जो तैयारी है वो रिटन एग्जाम की तैयारी से किस तरह से अलग है। क्योंकि बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट है कि हम जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का पैनल होगा, कितने लोग होंगे उस पैनल में, कितने देर का इंटरव्यू चलेगा। और उस चीज को जी फेस करने के लिए एक अलग ही तैयारी चाहिए, मानसिक स्तर पे भी, और जो नॉलेज चाहिए वो तो चाहिए। जी सर। तो सर इंटरव्यू के लिए मैं कहूँ तो ये है कि आपका कंसेप्चुअल डेप्थ होना चाहिए, जरूरी है। इवन कई बार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते हैं, आपको सिर्फ आपको एक्सप्रेशन में आपको सॉल्व करना होता है। और इवन वो कई बार आंसर करेक्ट चेक करते भी नहीं, आपको सिर्फ अप्रोच चेक कर रहे होते हैं वो। तो वो अप्रोच चीज में चेक कर रहे होते हैं आपका कि रहता आपको है। कितना आता है वो। यस सर। एग्जैक्टली चीज यही है कि यस सर। बहुत यस। सारी चीजें अगर स्किप हो भी जाती है दिमाग से तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। यस सर। यस सर। दूसरा जो चीज ये है कि जो टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा योगदान है इसमें। सर मेरे लिए तो बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे इनिशियली मार्क्स नहीं आते थे। तो इनिशियली थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था कि मैं अगर अभी मेरे इतने मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं कैसे करूंगा गेट पेपर में, क्योंकि मान के चलते हैं कि टेस्ट सीरीज जैसे पेपर आपका आ रहा होगा गेट में। तो आप पर उसमें ये कि सर आपको होप नहीं खोलना है, पहली चीज मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा। आप अगर जैसे लगे रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस आपको सब ये है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, बस आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते उस स्ट्रेस टाइम में। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन बनते नहीं, बन जाएंगे। कई बार होता भी है कि आप पेपर देने के बाद आपको देखता है कि ये क्वेश्चन तो मैं बना सकता था, वहां मैं ऐसी मिस्टेक कराया। तो जनरली वही मैं बोलूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा देते जाएंगे तो आपके टेस्ट बाय टेस्ट आपके मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें लगभग स्ट्रेस मैनेजमेंट का सर सबसे ज्यादा खेल होता है आपने टेस्ट सीरीज कितने में। टेस्ट सीरीज ली थी, मतलब कितनी जगह से टेस्ट सीरीज की थी। मैंने सर 2-3 जगह से टेस्ट दिए थे। तो एंड मैंने दो तीन इंजीनियर जगह का मतलब सर्कल। आपने लगभग 200 टेस्ट के आसपास दिए होंगे। नहीं सर, फुल टेस्ट सारे टेस्ट नहीं दे पाया था मैं। ओके। बट मेरा अगर मैं बात करूँ तो मैं 30-40 टेस्ट दिया था मैं सर। 30-40 फुल टेस्ट। हाँ, फुल लेंथ सर ओवरऑल कम ही थे, फुल लेंथ ओवरऑल इतने ज्यादा नहीं, ओवरऑल सारे ओवरऑल। सब्जेक्ट पार्ट वाइज सब मिला के सर। ओके ओके। तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हुई। इसमें जो मोटी मोटी चीजें अभी तक निकल के आई जैसा यश ने बताया, वो ये है कि एक तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े वो इन डेप्थ पढ़े। यस सर। मतलब जब तक आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि हाँ अब मुझसे इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तब तक आगे नहीं जाए। यस सर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने टॉपिक पढ़ लिया है उस टॉपिक को आप समराइज करके अपने शब्दों में जिस भी तरीके से लिख सकें, जिस भी तरीके से याद रख सकें, वो अपने हिसाब से उसको या तो ग्राफिकल मोड में रखना चाहें या इमेज के जैसे बनाना चाहें या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी है। यस। तो ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन। यस सर। वो रिवीजन है। अच्छा, अगर हम पूरी पढ़ाई को बांट के देखें यश, कि आपने जो पढ़ाई पूरे साल पर पढ़ाई की, उस पढ़ाई को अगर हम बांट के देखना चाहें कि कितना पार्ट आपने पढ़ा, कितना मतलब कितना समय आपने नई चीज पढ़ी, कितना समय आपने रिवीजन को दिया, और कितना समय आपने प्रैक्टिस को दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दिया, तो ये तीनों चीजें एक ही साथ की या फिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे की, कि आज मुझे सिर्फ पढ़ना है, कल मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, या परसों मुझे सिर्फ इसका प्रैक्टिस करना है। ये सर कॉम्बिनेशन ना, ये कॉम्बिनेशन बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बेचारे पढ़ते ही चले जाते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। सर मेरा रिवीजन का स्ट्रेटजी ये रहता था कि मैं वीकली करता था। वीकली में 1-2 दिन मैंने सेलेक्ट कर लिए थे कि मैं रिवीजन उस दिन करूंगा। क्योंकि सर अगर इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था कि डेली रिवीजन भी करूं मैं, तो उसमें सर ये हो रहा था कि मैं पूरा पुराना सिलेबस भी कर रहा था कवर, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा टाइम मैं रिवीजन में दे रहा हूँ उस वक्त। तो करंट सब्जेक्ट को मैं उतना टाइम फिर नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि रिवीजन को मैं अगर हफ्ते के 1 या 2 दिन सेलेक्ट कर लूँ, उसमें मैं ऐसा नहीं था कि उस दिन पढ़ता भी नहीं था, पढ़ता था, बट रिवीजन का टाइम ज्यादा होता था। हफ्ते के वो 1-2 दिन सैटरडे या संडे सेलेक्ट कर लेता था टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो उसमें रिवीजन में सही रहता था कि पूरे हफ्ते में आपने जो किया होगा पहले एक तो वो रहता था, और उसके पुराने हफ्ते का आपका पूरा समरी शीट आपका रिवाइज करना होता था सर मेरे को। और प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सर मैंने गेट डेली पीवाईक्यूज लगाई थे। जी सर। डेली प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की। हाँ सर, डेली प्रैक्टिस मेरे से डेली रहता था सर। प्रैक्टिस डेली रहता था। यस सर, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस डेली। के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करना रहा, या फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना रहा, या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करना रहा। सर टेक्स्ट बुक का मैं जरूर इसमें बोलूंगा सर, क्योंकि टेक्स्ट बुक से हमें काफी कंसेप्चुअल डेप्थ वाले क्वेश्चंस मिलते हैं हमें टेक्स्ट बुक्स में। पर ये भी नहीं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आप इतना ज्यादा एकदम से लोड नहीं देना चाहिए। तो अपने टीचर से आप सिलेक्ट करवा सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन क्या करने चाहिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम पी के नाग के सॉल्व करते थे,
तो आप टीचर से सेलेक्ट करवा सकते हैं। टीचर आपको बता देंगे कि आप इसकी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लो, जैसे आप ये कर लेंगे तो आप पीवाईक्यू सब इजीली लगा सकते हैं फिर। अच्छा, दो चीजें बच्चे के सामने आती है। कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता है ज्यादा। जी सर। तो अप्रोच और कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं पर्सनली बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप जब प्रिपरेशन शुरू करें तो कन्वेंशनल के साथ करें, यस सर। आप ऑब्जेक्टिव के साथ ना जाएं। यस सर। तो ये पर्टिकुलर चीज हेल्प करेगी, या फिर अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर लगाएं तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सर सब्जेक्टिव वन को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप सब्जेक्टिव में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको 4-5 कंसेप्ट आपको इकट्ठा लगाने होते हैं कि पूरे प्रॉब्लम में। तो जब आप एक ही प्रॉब्लम 4-5 कंसेप्ट लगा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कौन सा कंसेप्ट किसके बाद लगा सकते हैं अपन, और कौन इसके आपस में इंटर रिलेशन क्या है। तो गेट एग्जाम में तो आपको हो सकता है सीधे वो थर्ड नंबर जो अपने कंसेप्ट लगा है वही पूछे, बट आपको पता है कि वो कंसेप्ट कब लगता है, तो वो आपको एक ओवरऑल पिक्चर देगा। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाते जाएंगे तो कई बार ये भी होता है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया दूसरा बनाया, कई बार हम उसका इंटरलेशन नहीं पहचान पाते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में हमको इंटरलेशन पता चलता है सर। हाँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है ना कि अगर आप कन्वेंशनल के साथ जाते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव के खास करके गेट के तो 80% क्वेश्चन बना देते हो बिना देखे, या यस आपको सर। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं सर। बाकी अच्छा। 10-20% क्वेश्चन है जो आपको अलग से करने पड़ते हैं। यस सर। ये बात पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हुई कि आपने क्या पढ़ा, पेपर पास करने के लिए क्या किया। उसके बाद में अगर इंटरव्यू की बात करेंगे, जैसे आपने आईआईएससी का, अच्छा आपने इंटरव्यू आईआईएससी के लिए ही दिया या फिर आईआईटीज के लिए भी दिया था? सर मैंने आईआईटी बॉम्बे में भी अप्लाई किया था, मद्रास में अप्लाई किया था, खड़गपुर अप्लाई किया था। इनमें इंटरव्यू नहीं था सर, आईएससी का ही बस इंटरव्यू था सर। आईआईटी का? अच्छा, अब एग्जाम पास हुआ, एग्जाम का स्कोर कार्ड आ गया, अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। इन जी चीजों के सर। बारे में आपने किस चीज का ध्यान रखा? सर चूंकि मेरे गेट स्कोर जो मेरा 806 आया था, तो इनिशियली सर एक्चुअली क्या लास्ट ईयर तक आईएससी इंजीनियरिंग साइंस का पेपर नहीं लेता था। ओके। तो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मेरे को इस साल मेरा आईआईटी बॉम्बे मेरा फर्स्ट टारगेट था। बट आफ्टर एग्जाम मैंने जाके जब इनका पोर्टल खोला था तो मैंने देखा था कि इस बार इंजीनियरिंग साइंसेज का पेपर भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू एंड टेकिंग इन एमटेक एडमिशन। तो मैंने फिर आईसी के लिए भी अप्लाई किया था। तो मेरे को याद है कि मैं सर से मैंने बात करी थी, विवेक सर से, कि सर इसकी इंटरव्यू के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सर ने मुझे बताई थी कि आप इस स्टैंडर्ड बुक से कंसेप्चुअल पढ़ें और आपको अजम्पशंस भी पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लग रहा था, अजम्पशन क्या है। वो आपसे इसके बारे में डिटेल पूछते हैं। इवन आपके मतलब प्रैक्टिकल रिलेटिव ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे कि जैसे आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आपको पूछना, ऐसा नहीं रहेंगे क्वेश्चंस, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। बट आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको कम से कम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी रही यश की, डे फर्स्ट से लेके और इंटरव्यू तक की। जी अब सर। विवेक सर, अगर आप कुछ और बात करना बस चाहें। एक दो बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहली तो ये कि जो चीज़ हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, जैसे थर्मल पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, डिजाइन सेक्शन पढ़ा, तो जो चीज़ हम ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है आईएससी के इंटरव्यू के लिए? आपको उसके बारे में क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? ये सर ये सफिशिएंट होती है। एंड आपको स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप जब अपनी कंसेप्ट जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको डेप्थ में पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे बहुत। तो आप वो टीचर से डिस्कस भी करिए। कई बार ये भी हो सकता है कि कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, सर आपको हर बार पे हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरी चीज ये भी है कि जब आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर आप उसमें कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तब आप टेक्स्ट बुक्स खोल के आप उसका कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिलेगी कि कौन सा टेक्स्ट बुक, हमको उसके अधिकतर एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तो दोनों चीज आप मिला सकते हैं। पर क्लास के नोट्स एंड ऑल आर सफिशिएंट, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अभी लगभग सितंबर चल रहा है, जी सर। सितंबर ही चल रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आते आते क्या होता है कि बच्चे अपन को मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में एडमिशन लेते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तैयारी करते हैं। फिर अक्टूबर नवंबर तक आते आते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेटेड होते यस हैं, सर। वो निराश हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी छोड़ देते हैं। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तैयारी की और फिर पता नहीं उनको कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको पहले से लग जाता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और या फिर कोई मिसगाइड कर देता है और वो प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो ये चीज मेरे को भी स्टार्ट हुई थी फील होना अक्टूबर में, तो मैंने आप ही लोगों से इस बारे में बात किया था। एंड आप लोग हमेशा मेरे को यही गाइड करते थे कि जब आपने जो प्रिपरेशन करी, ऐसा नहीं कि उसका आपको कुछ फायदा, हमेशा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो आपका हार्डवर्क वो आपका वेस्ट होने नहीं वाला है। प्लस आपका जो बचा हुआ टाइम है, हम कभी ये नहीं सोचे कि आप आपको जो टाइम चला गया उसमें आप क्या करें, उसका क्या करेंगे, आपका उससे लॉस होगी, ये मत सोचे। जो बचा हुआ टाइम है
हमेशा वो सफिशिएंट होता है अक्टूबर के बाद कि आप हमेशा एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं उसके बाद भी। तो उसमें कोई डाउट नहीं, आप क्योंकि गेट में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कंसेप्ट सब आप पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि इट इज ऑल अबाउट प्रेशर, आपका ब्रेन कितना प्रेशर आप झेल पा रहे हैं उस वक्त। आप मेंटल जितने काम में कंपोज रखेंगे तो आपको जो प्रिपरेशन जितने आप कर भी लेंगे अक्टूबर में, इट इज टोटली सफिशिएंट फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर। एक चीज और यश, कि अब जैसे नेक्स्ट 2023 का जो एग्जाम होना है गेट का, जी उसमें सर। बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है बच्चों के लिए। यस सर। तो अब उन बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहेंगे आप यहाँ से आगे, कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो यहाँ से सबसे बड़ा मैं ये कहूंगा कि आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं। आपका टाइम जो है वो फुल्ली आपका पढ़ाई पे डिवोटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दिए, कि आपको थोड़ा बहुत आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटी वो रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस में मैनेज करने के लिए बहुत आपको हेल्प करेंगी। अगर आप वो छोड़ देंगे, आप सोचेंगे कि मैं 1 घंटा अगर खेलने का भी आप दे रहे थे वो छोड़ देंगे, सोचेंगे वो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका पढ़ाई का 2 घंटा चला जाएगा, क्योंकि आप उस वक्त स्ट्रेस मैनेज नहीं होने वाला आपका। तो अगर आप वो 1 घंटा आप एक्स्ट्रा करिकुलर को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ाई में 2 से 3 घंटे का बेनिफिट दे रहा होता है। उस लेवल पे आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। तो पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि आप कभी आपको रिक्रिएशन रखना है। हाँ, ये है कि इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है कि वो अनकंट्रोलेबल है, आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा पढ़ाई रहेगी, तो आप वो उसको करते रहें। साथ में प्लस आपको दूसरी चीजें भी मैनेज करनी रहती है। आपको टेस्ट सीरीज देनी है, प्लस आपको अपना स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिसकी अगर स्लीप कम हो रही है, यहाँ पे कई बार होता है कि हम पढ़ाई ज्यादा करने के चक्कर में कि 5-6 घंटा स्लीप ले रहे होते हैं, या 4 घंटे कई लोग स्लीप लेते हैं, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना ज्यादा डाउन कर रही होती है कि उस वक्त समझ नहीं आता है वो। पर वो 1 महीने के बाद आपका टाइम इतना निकल चुका होता है कि आपको अब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो नहीं होने देना, ये आपको बहुत कॉशियस चलना पड़ेगा। और एक्चुअली सर ये इजी, बट दिखता इतना कॉम्प्लेक्स है। होता थोड़ा सा इजी है कि अगर ये सब इन चीजों को डिस्ट्रैक्शन से हट जाए हम, तो डिस्ट्रैक्शन से अगर हम हटे रहेंगे तो इजी हो जाता है काम करना। तो बस मैं यही कहूंगा कि क्या कहते हैं, हमेशा अपने फोकस रहें, और आप हमेशा याद रखें आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, आपको पता है कि आपको आपको एक अच्छा कॉलेज लेना है, या आप जिस अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में वो टारगेट है। तो अभी आप कुछ तकलीफें तंग कर रही होंगी, पर हमेशा सोचिए कि ये सब हट जाएंगे अगर आपके पास वो चीज आ जाएगी तो। हम अपना गोल हमेशा याद रखें। आप जब यस सर। किसी भी मतलब कहीं कहीं तक भी अगर पहुंचो, तो आपको आपका गोल दिखना चाहिए, यस सर। वो डिस्टिंक्ट हो कम से कम। यस सर। विवेक सर, आप कुछ? ठीक, जैसे बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने पूछे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग अपन को लाइव देख रहे हैं और जो भी बच्चे सुन रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि प्रिपरेशन के दौरान कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, और डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब एक करंट सब्जेक्ट जो चल रहा है उसको कैसे पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको उसके साथ में पैरेलल में रिवाइज करके करना है। और बहुत कुछ जानने को मिला एससी के बारे में, बच्चों को इंटरव्यू कैसे करना है, क्लासरूम में जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनको भी साथ में पढ़ना है, और कभी डाउट आए तो वो अपन को डेप्थ में पूछना है। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं आ जाए तो अपन को आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो भविष्य के लिए तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं यश, और तुम्हारा थैंक यू काफी सर। समय ले लिया हम लोगों ने आज। नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है, तो ऑल द तो बेस्ट अभी हम लोग यश। ये नीतीश सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस थैंक यू सो मच, ऑल द तो बेस्ट बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू इस सर। सीरीज को हम एंड लोग बेस्ट। कंटिन्यू रखेंगे आगे। जैसे आज हम लोग यश से मिले, यश आईएससी बैंगलोर में है, ऐसे अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कुछ बीआरसी में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, कुछ आईएसआरओ में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है, कुछ एनपीसीआईएल नेटवर्क कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में है, कुछ बच्चे हैं जो ओएनजीसी, आईओसीएल, एसपीसीएल, बीपीसीएल में है, आईआईटीज में है। जैसे भी रिसेंटली एक बच्चा अपना आईआईटी मुंबई में सेलेक्ट हुआ था। इसी साल कुछ बच्चे पीएसयू में सेलेक्ट हुए थे। इसी साल कुछ बच्चे बीआरसी में सेलेक्ट हुए थे। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और हर संडे हर या सैटरडे हम लोग मिलेंगे, और जानेंगे एक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर कुछ पीएसयू के बारे में, सो दैट स्टूडेंट देख सकें, जान सकें कि प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करना है, और प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको किस तरह से फेस करना है। ठीक है, यस, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ठीक ऑल है, द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू और सर। नीतीश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश सर ने अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पर।